और अब बात ईरान की, इस सवाल के साथ कि क्या वो अमेरिकी बमबारी में तबाह हो चुके अपने एक सबसे संवेदनशील परमाणु प्लांट का चोरी छिपे फिर से पुनर्निर्माण कर रहा है। क्या वो उस न्यूक्लियर साइट पर सीक्रेट तरीके से परमाणु बॉम्ब बनाने की तैयारियों में जुटा है? पार्शियो, ये नाम याद रखिएगा। ईरान का वो इलाका जिसको लेकर इस समय वॉशिंगटन डीसी में निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें होंगी। ऐसा है क्यों? पार्शियो में क्या चल रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों से क्या पर्दाफाश हुआ? ईरान के न्यूक्लियर इरादों पर ही हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की बेचैनी को बढ़ा सकती। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जब समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ, तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि ईरान अब कभी परमाणु कार्यक्रम पर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या ईरान ने कभी इस समझौते का पालन किया? ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ईरान पर उसके दो दुश्मन देश फिर से अटैक क्यों कर सकते हैं? ईरान में नए सिरे से विनाश क्यों हो सकता है? तो इसका जवाब है पार्चिन न्यूक्लियर साइट की वो नई सैटेलाइट तस्वीरें जो कि ईरान के परमाणु बम बनाने वाले इरादे को डिकोड करते हुए नजर आ रही है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ तेहरान के दक्षिण पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर दूर सबसे सीक्रेट सैन्य और परमाणु अनुसंधान परिसर एल बुर्ज पर्वत श्रृंखला के पास एक पहाड़ी और बीहड़ में स्थित, जो इसे हवाई निगरानी से छिपाने और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसी पार्चिन साइट को लेकर पश्चिमी मीडिया की एक विश्वसनीय रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान यहां तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है। मोसाद और सीआईए की नजरों से बचाकर इस साइट के तालेगान 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटी को ऑपरेशनल करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ पार्चिन में नहीं चल रहा, बल्कि ईरान के इरादों को लेकर संदेह के घेरे में पिकैक्स पर्वत भी है। इसका जिक्र भी इसी रिपोर्ट में किया गया है। इन पर्दाफाश से सवाल अब आगे है, ईरान जब अपनी इन दो न्यूक्लियर साइट्स को चोरी छिपे फिर से एक्टिव करने में जुटा है, उसे अपने किसी भी परमाणु प्लांट पर आईएईए की निगरानी मंजूर नहीं है, तब ऐसी सूरत में ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल का रिएक्शन क्या होने वाला है? एक तरफ अमेरिका ईरान पर मिसाइलें बरसा रहा है, दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक भविष्य की युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका की इन तैयारियों को लेकर उसका एक प्लान लीक हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। इस प्लान को देखकर रूस और चीन हैरान है, क्योंकि उसमें अमेरिका के एक ऐसे सीक्रेट हथियार का जिक्र है जो भविष्य के युद्ध को पूरी तरह बदल कर रख देगा। चीन और रूस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका इस हथियार को बनाने में कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया एक महासंकट में घिर जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका की सबसे गोपनीय रक्षा अनुसंधान एजेंसी DARPA रेड्स टू वॉट्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है तमाम न्यूक्लियर प्लांट में जमा परमाणु कचरे और न्यूक्लियर वेस्ट को सीधे बिजली में बदलना। यानी जिस रेडियो एक्टिव कचरे को दशकों से एक खतरनाक बोझ माना जाता था, वही भविष्य में ड्रोन, उपग्रह और सैन्य प्रणालियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज, रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मिलकर ऐसी नई पीढ़ी की बैटरियां विकसित कर रहे हैं जिन्हें रेडियो वोल्टाइक बैटरी कहा जा रहा है। ये बैटरियां रेडियो आइसोटोप से निकलने वाले रेडिएशन को सीधे बिजली में बदल देंगी, ठीक उसी तरह जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या ड्रोन के अंदर कोई छोटा परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा? जवाब है नहीं, इसमें कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होगा और ना ही ये मिनी एटॉमिक रिएक्टर होगा। अब बात उस सैन्य प्रभाव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस प्रोजेक्ट की ओर खींचा है। आज ज्यादातर सैन्य ड्रोन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही उड़ान भर सकते हैं, उसके बाद उन्हें ईंधन या चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी ड्रोन को लगातार 20, 25 या 30 साल तक ऊर्जा मिलती रहे तो उसकी भूमिका पूरी तरह बदल जाएगी। वो किसी सुरक्षित हवाई क्षेत्र में वर्षों तक चक्कर लगा सकता है, दुश्मन की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर सकता है, मिसाइल लॉन्चर, एयरबेस, नौसैनिक बेड़े और सैन्य ठिकानों की रियल टाइम निगरानी कर सकता है और आदेश मिलते ही कुछ ही मिनटों में हमला कर सकता है। यानी इस तरह के न्यूक्लियर पावर ड्रोन युद्ध का भविष्य बदल सकते हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में सस्ते ड्रोन ने अरबों डॉलर के रूसी बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया। आज दोनों देश हजारों ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो युद्ध का पूरा गणित बदल सकता है।
जैसे अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? क्या उससे रेडिएशन फैलेगा? क्या आतंकवादी ऐसे उपकरणों को निशाना बना सकते हैं? क्या परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इन ड्रोन को हैक किया जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानूनों और परमाणु सुरक्षा नियमों को पूरी तरह बदलना पड़ेगा? और आइए रुक करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का, जहां आज़ादी के लिए जन क्रांति का आगाज हो चुका है। मुजफ्फराबाद मार्च में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। पीओके से जनरल मुनीर को डेडलाइन मिल चुकी है। जैसे जैसे वक्त का पहिया घूम रहा है, इस्लामाबाद की धड़कनें तेज हो रही हैं। पीओके 15 जुलाई को पाकिस्तान से आर पार के मूड में है। क्या अवैध कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। 9 जुलाई 2026। कमरतोड़ महंगाई, बिजली संकट, भारी भरकम टैक्स और प्रशासनिक अनदेखी के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से कोई यू टर्न नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। अब पीओके की पब्लिक पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 14 जुलाई तक पीओके की 38 सूत्री मांग पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। ऐसे में पीओके की कठपुतली सरकार ने पाकिस्तान से 4000 अतिरिक्त फ्रंटियर कोर के जवान मांगे हैं। इनके अलावा 5500 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात करने की अपील की गई है। यह डिप्लॉयमेंट पीओके में 4 जून से मौजूद 8000 से ज्यादा रेंजर्स के अलावा होगी। सवाल ये है कि अगर इस्लामाबाद की नजर में सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर हजारों की तादाद में फौजी क्यों भेजे जा रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छावनी बनाया जा रहा है? अब बात अयोध्या राम मंदिर की। चढ़ावा चोरी कांड के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब नए सीईओ की तलाश शुरू हो गई है। इसकी नियुक्ति के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की शनिवार को पहली बैठक हुई, जिसमें आवेदन की योग्यता और चयन के नियम तय किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 दिनों में सीईओ और महासचिव का चयन हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ कौन होगा? नया महासचिव कौन बनाया जाएगा? इसका फैसला 22 जुलाई को हो सकता है। अयोध्या में 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी। इसी बैठक में सीईओ और महासचिव के नाम पर मोहर लग सकती है। सीईओ और महासचिव की नियुक्ति के अलावा ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर विचार हो सकता है। ट्रस्ट की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन, चढ़ावा गणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने पर मोहर, नए गणना कर्मियों की भर्ती, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, बैंक के साथ नई एसओपी तैयार करना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय हो सकते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने साफ कर दिया है कि सीईओ मंदिर ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे। प्रबंधन, क्योंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। नए सीईओ के चुनाव के लिए जो 3 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई है, उसमें परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावरे, रिटायर्ड न्यायाधीश प्रमोद कोहली और रिटायर्ड मेजर जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। 11 जुलाई को इस कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 18 जुलाई तक सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बैठक कितनी देर चली, अहम एजेंडे पे मुद्दे क्या रहे और नई नियुक्ति को लेकर कब तक नया सीईओ प्राप्त हो जाएगा? केवल एक ही एजेंडा था सीईओ की नियुक्ति का। आज से ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया जाए, यह निर्णय हुआ। क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या उसका दायित्व होना चाहिए और यह कब तक एप्लीकेशंस मंगाए जाएंगे,
तो 18 तारीख तक ये एप्लीकेशंस करने की अवधि रहेगी। इन 8 दिनों में इच्छुक जो लोग हैं वो आवेदन वहाँ पर वेबसाइट पर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर उसके स्क्रूटिनी, सिलेक्शन, वो प्रोसेस शुरू होगा और मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा समय इसमें नहीं जाएगा, जल्द से जल्द वो निर्णय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीईओ पद के लिए कई जरूरी शर्तें भी तय की गई। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रशासन या वित्तीय क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना भी बेहद जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का पुराना अनुभव रखने वाले लोगों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य शर्त यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म से होना चाहिए। 18 जुलाई तक जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी 19 जुलाई के बाद स्क्रूटनी और प्रोसेसिंग की जाएगी। उसके बाद ही सीईओ का चयन किया जाएगा। नई जो सीईओ है उसकी नियुक्ति के लिए क्या मापदंड आप ध्यान में रखेंगे और आपको क्या लगता है नए सीईओ के लिए क्या क्या गुण उनमें होने जरूरी है? तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, मैन पावर हैंडलिंग का, अकाउंट्स का, ऑडिट का, फाइनेंस का। और प्राथमिक बातें जो है कि प्रभु श्री राम में आस्था होना, भक्ति का भाव होना, सेवा भाव उसमें होना, यह चीज़ें जरूरी रहेगी। चयन समिति योग्य उम्मीदवारों में से 3 नामों को शॉर्टलिस्ट कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजेगी। ट्रस्ट उन तीनों नामों में से एक नाम फाइनल करेगा। राम मंदिर से जुड़े जो धर्माचार्य है, संत समाज है या फिर धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, इनका और सीईओ का कैसा समन्वय हो सकता है या रहेगा, इस बारे में ट्रस्ट क्या सोचता है? नहीं, सीईओ रिपोर्ट करेगा ट्रस्ट को और जनरल सेक्रेटरी को, और ट्रस्ट का सभी संतों से और धर्माचार्यों से और समाज से संबंध है। तो सीईओ जो है वो उत्तरदायी है ट्रस्ट के लिए। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई। एसआईटी 15 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का उल्लेख होगा। नए तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपियों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। मंदिर प्रबंधन के एसओपी और एमओयू में रही कमियों की भी सिलसिलेवार बात रखी जाएगी। एसआईटी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी रिपोर्ट में एआई आधारित निगरानी की सिफारिश कर सकती है। गणना कर्मचारियों की वेशभूषा में बदलाव और 3 स्तरीय चेकिंग सिस्टम का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कतर से मिला $40 करोड़ का सुपर लग्जरी विमान। दावा था यही अमेरिका का नया एयरफोर्स 1 बनेगा। लेकिन जब पश्चिम एशिया में जंग का खतरा बढ़ा, जब ईरान से टकराव अपने चरम पर था, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विमान पर भरोसा नहीं किया। तुर्की के नेटो शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त उन्होंने नया विमान छोड़ दिया और पुराने एयरफोर्स 1 में सवार हो गए। उस वक्त व्हाइट हाउस ने सिर्फ इतना कहा था, फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने अमेरिका में प्रेस की आजादी, राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रंप प्रशासन के इरादों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पता चला कि जिन पत्रकारों ने नए एयरफोर्स 1 की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग ने कोर्ट के समन भेज दिए हैं। फेडरल एजेंट उनके घर पहुंचे और उन्हें ग्रैंड ज्यूरी के सामने गवाही देने का आदेश दिया गया। सरकार कह रही है कि वो पत्रकारों को नहीं बल्कि गोपनीय जानकारी लीक करने वालों को तलाश रही है। जांच इस बात की हो रही है कि राष्ट्रपति के विमान से जुड़ी गोपनीय जानकारी आखिर मीडिया तक पहुंची कैसे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स इसे पत्रकारों को डराने और सच्चाई दबाने की कोशिश बता रहा है। सरकार का कहना है कि पत्रकार जांच के निशाने पर नहीं है, निशाने पर वे लोग हैं जिन्होंने क्लासिफाइड जानकारी लीक की। लेकिन सवाल यह है कि अगर पत्रकारों को अदालत में बुलाकर उनके स्रोत जानने की कोशिश होगी, तो भविष्य में कोई सरकारी अधिकारी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने की हिम्मत कैसे करेगा? यही वजह है कि इस कार्रवाई ने अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता पर नई बहस छेड़ दी।